Hello everyone, I am Pradeep Yadav from Agrians Academy, देहरादून। सो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे FSSAI एग्जाम से रिलेटेड एक टॉपिक और टॉपिक का नाम है फूड बॉर्न डिजीज। ये जो टॉपिक है फूड बॉर्न डिजीज ये आपके माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट है आपके दोनों तरह के एग्जाम्स के लिए, फिर चाहे वो FSSAI का सेंट्रल एग्जाम हो या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हो, दोनों के सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। आज का जो हम लेक्चर कवर करेंगे, इस लेक्चर का जो स्टडी मटेरियल है, जो डिटेल्ड पीडीएफ है, वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं एग्रियंस एकेडमी के नाम से। तो आगे आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे इस लेक्चर के अलावा, वो सारे लेक्चर हम प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसका पीडीएफ आपको सबका वहीं मिलेगा। और एक और बात, इस एग्जाम की तैयारी के लिए हम एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो वो बैच कब स्टार्ट होगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या चार्जेस होंगे, उसकी पूरी डिटेल आपको आने वाली 2-3 वीडियोस में बता दिया जाएगा और बहुत जल्द हम वो बैच स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फूड बॉर्न डिजीज। और हाँ, जो भी व्यूअर्स नए हैं हमारे चैनल पे, जो आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले लेक्चर में हम आपको ज्यादा अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फूड बॉर्न डिजीज। तो देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन है फूड बॉर्न डिजीज के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है। एक सिंपल सी डेफिनेशन में जरा रीड कर देता हूं। एनी डिजीज ऑफ एन इन्फेक्शियस और टॉक्सिक नेचर which is caused by or thought to be caused by the consumption of food or water is known as the foodborne disease. Foodborne disease का मतलब क्या होता है? कोई भी इलनेस जो हमारी बॉडी में क्रिएट होती है ड्यू टू द इन्फेस्टेशन ऑफ स्पॉइल्ड और पॉइजनस फूड। कौन उसको स्पॉइल करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉन्टेमिनेट कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जब हम किसी भी कॉन्टेमिनेटेड फूड को कंज्यूम करते हैं और वो फूड अगर टॉक्सिकेटेड है या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉन्टेमिनेट किया गया है, तो उस कंजम्पशन करने के बाद उस फूड से जो भी इलनेस हमारी बॉडी में क्रिएट होगी, कोई भी इलनेस जो क्रिएट होगी, उसको हम लोग बोलते हैं फूड बॉर्न डिजीज। जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो फूड पॉइजनिंग इज ऑल्सो फूड बॉर्न डिजीज, राइट। किसी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है या अलग अलग बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड बॉर्न डिजीज बोलते हैं। ये जो कॉन्टेमिनेशन है, ये कॉन्टेमिनेशन किसी भी स्टेज पे हो सकती है फूड के अंदर। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग हो सकती है, प्रोडक्शन के समय भी हो सकती है, या फिर कंजम्पशन के समय भी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी इलनेस जो होगी हमारी बॉडी में, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे फूड बॉर्न डिजीज, राइट। अब अगर बात करें फूड पॉइजनिंग के बारे में, तो देखो फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग एक तरह की इलनेस है। फूड पॉइजनिंग क्या है? एक तरह की फूड बॉर्न डिजीज है, एक तरह का इलनेस है, विच इज कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स as well as organisms which results from the infection through the intestinal tract. तो देखो, इसको समझने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं मैं, एक एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपके पास है सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेशन। कोई कॉन्टामिनेशन का सोर्स है जहां से बैक्टीरिया ट्रांसफर होंगे, राइट। इस सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेशन से क्या हुआ? बैक्टीरिया आपके हुए हैं ट्रांसफर किसके अंदर? फूड के अंदर। जैसे ही बैक्टीरिया फूड में ट्रांसफर हुए, तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करेंगे। किस कंडीशन में ग्रो करेंगे? अगर वो कंडीशन, अगर वो टेम्परेचर और अगर वो टाइम फेवरेबल है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, देन उस कंडीशन में बैक्टीरिया विल ग्रो या बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई, यानी कि वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। ये बैक्टीरिया कैसे हैं? ये आपके हैजर्डस बैक्टीरिया हैं। दे हैव पोटेंशियल टू कंटामिनेट द फूड। सोर्स ऑफ कंटामिनेशन से बैक्टीरिया ट्रांसफर ऑफ फूड के अंदर, दे हैव पोटेंशियल टू कंटामिनेट द फूड, and if the environmental condition is favorable according to bacteria, then they will multiply होने के बाद जैसे उनका नंबर इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी फूड के अंदर, तो वो क्या करते हैं? that food will be eaten। किसके द्वारा? by humans। लिख देता हूं, by humans, that food will be eaten। और जैसे ही हम उस फूड को कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा? हमारी बॉडी में पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फूड पॉइजनिंग। तो बेसिकली क्या है फूड पॉइजनिंग? क्या है? ये एक तरह की इलनेस है जो कॉन्टेमिनेटेड फूड को कंज्यूम करने के बाद हमारी बॉडी में स्टार्ट होती है। टॉक्सिकेशंस बोल सकते हैं, इन्फेक्शन बोल सकते हैं, राइट। तो फूड बॉर्न डिजीज समझ आया, फूड पॉइजनिंग समझ आया। अब जरा हम बात करते हैं इंटॉक्सिकेशन और इन्फेक्शन के डिफरेंस के बारे में, कि इंटॉक्सिकेशन क्या होता है और इन्फेक्शन क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूं इन्फेक्शन के बारे में, इन्फेक्शन क्या है?
व्हेन लाइव बैक्टीरिया आर इंजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी कि जो लाइव बैक्टीरियल सेल्स हैं, जो बैक्टीरिया जिंदा है, लाइव है, जब वो हमारी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। कहाँ पे ग्रो करेंगे? वो ग्रो करेंगे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। द बैक्टीरिया विल ग्रो इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड देन दे विल कॉज सिम्टम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन। आपने सुना होगा ना कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गई है या फिर आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो गया। वो इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब है कि जो लिविंग बैक्टीरियल सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अटैक करेंगे, वहां पे वो मल्टीप्लाई होंगे और फिर वो सिम्टम सिम्टम कॉज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो जैसे आपने नाम सुना होगा साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला आपने नाम सुना होगा, साल्मोनेला इज एन बैक्टीरिया विच कॉजेज इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंटॉक्सिकेशन के बारे में, तो इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है? इलनेस कॉज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ ए बैक्टीरियल टॉक्सिन, यानी कि किसी फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और फिर हम उस फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, तब उससे होने वाली जो इलनेस होगी हम उसको क्या बोलेंगे? इंटॉक्सिकेशन। यानी कि इंटॉक्सिकेशन ऑकर्स फ्रॉम ईटिंग ए फूड that contains a toxin and that toxin is produced by the bacteria is known as an intoxication, राइट? समझ आया? तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए, आप डिफरेंशिएट कर पाए कि फूड बॉर्न डिजीज क्या होती है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, इन्फेक्शन कैसे और किसके थ्रू होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, साल्मोनेला है, ई कोलाई है, राइट, और इंटॉक्सिकेशन का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हमने कवर किया। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कुछ 5 नाम दिए हुए हैं, जैसे एंडोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन है, लास्ट में साइटोटॉक्सिन है। होपफुली आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो स्टूडेंट्स इस बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है, उनको पता होगा इसके बारे में। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी? टॉक्सिन्स की। ये टॉक्सिन्स की क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हम बात कर रहे थे इंटॉक्सिकेशन के बारे में, तो टॉक्सिन का थोड़ा क्लासिफिकेशन बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाए। टॉक्सिन्स की क्लासिफिकेशन है, ये जो फर्स्ट 2 पार्ट है, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन, इनको हमने डिवाइड किया है या इनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, कि ये बॉडी में कहां पे प्रोड्यूस होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन, दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। बाकी जो 3 है, एंटेरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन, दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन यानी कि ये बॉडी में कहां पे एक्ट करते हैं, कहां पे अपना एक्शन क्रिएट करेंगे, साइट ऑफ एक्शन। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एंडो और एक्सो के बारे में। तो एज नेम इंडिकेट, एक्सोटॉक्सिन, एक्स मतलब बाहर की तरफ, एग्जिट, और एंडो मतलब बॉडी के अंदर। तो एक्सोटॉक्सिन का मतलब क्या होता है? एक्सोटॉक्सिन्स आर दोज टॉक्सिन्स विच आर एक्सक्रीटेड बाय ऑर्गेनिजम्स, विच आर एक्सक्रीटेड बाय ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लिविंग सेल्स हैं, जो लिविंग बैक्टीरियाज हैं, जब वो अपनी बॉडी से किसी टॉक्सिन को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, सो दैट टाइप ऑफ टॉक्सिन इज नोन एज द एक्सोटॉक्सिन। वहीं पे अगर मैं बात करूं एंडोटॉक्सिन के बारे में, सो एंडोटॉक्सिन आर द इंटीग्रल पार्ट, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ किसका? ऑफ सेल वॉल, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल। तो ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन कि एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन क्या होता है। अब देखो एंडोटॉक्सिन में एक चीज ध्यान रखना, जो एंडोटॉक्सिन होता है ना, एंडोटॉक्सिन जो है, इट इज ए टाइप ऑफ पायरोजन, इट इज ए टाइप ऑफ पायरोजन। ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, पायरोजन क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ पायरोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन इज ए टाइप ऑफ पायरोजन? एंडोटॉक्सिन। पायरोजन क्या होता है? पायरोजन इज ए सब्सटेंस which is produced by bacteria or virus and then they create या then they produce fever when introduced in our body, in our blood। यानी कि पायरोजन क्या है? पायरोजन टॉक्सिन्स के ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्रिएट करते हैं? फीवर क्रिएट करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पायरोजन। तो पायरोजन के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया, सब्सटेंस। तो ये कौन से सब्सटेंस है? पायरोजन्स आर द प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस। पायरोजन्स आर द प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस जब हमारी ब्लड में, जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं, रिलीज किए जाते हैं, तो रिलीज होने के बाद ये ऐसे सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में क्या क्रिएट करते हैं? फीवर को ऑकर करते हैं, फीवर लेके आते हैं। तो दीज आर रिलीज्ड बाय आइदर बैक्टीरिया और आइदर वायरस। एंडोटॉक्सिन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल
विच इज टाइप ऑफ पायरोजन एंड इज ए कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, मैंने कहा बैक्टीरिया, तो कौन सा बैक्टीरिया? एंडोटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। मैं बात कर रहा हूं एंडोटॉक्सिन के बारे में, तो एंडोटॉक्सिन क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है जहां पे प्रोड्यूस होता है। एक्सोटॉक्सिन मैंने बताया दीज आर एक्सक्रीटेड बाय ऑर्गेनिज्म, तो अगर बात की जाए बैक्टीरिया के बारे में तो ये दोनों होते हैं, दीज आर फाउंड इन बोथ ग्राम नेगेटिव एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और अगर इनको डिफरेंशिएट करें तो देखो एक्सोटॉक्सिन जो है इट इज पॉलीपेप्टाइड, एक्सोटॉक्सिन इज पॉलीपेप्टाइड, जबकि जो एंडोटॉक्सिन है वो क्या है? एंडोटॉक्सिन इज ए लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, नाम ध्यान रखना है, लिपोपॉलीसैकेराइड विच इज डिनोटेड एज LPS, लिपोपॉलीसैकेराइड। ये क्या है? ये एंडोटॉक्सिन है। एक और चीज यहां पे आती है, आपने वर्ड सुना होगा हीट लेबाइल, हीट लेबाइल, हीट लेबाइल जो एक्सोटॉक्सिन्स है, एक्सोटॉक्सिन्स आर हीट लेबाइल नेचर है। हीट लेबाइल का मतलब क्या होता है? दैट आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग और डिस्ट्रॉइंग, यानी कि जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होंगे? ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर ये चेंज हो जाएंगे। तो एक्सोटॉक्सिन्स आर हीट लेबाइल, जबकि जो एंडोटॉक्सिन्स है दे आर स्टेबल, या फिर इसको हम लोग हीट लेबल की जगह हम लोग अनस्टेबल भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज हीट लेबल और अनस्टेबल, और इट इज स्टेबल टॉक्सिन। कौन सा स्टेबल, कौन सा होगा? एंडोटॉक्सिन, और हीट लेबल कौन सा आपका? एक्सोटॉक्सिन है। डिजीज इंपॉर्टेंट है, अगर देखो डिजीज के बारे में बात की जाए तो एक्सोटॉक्सिन जो है कौन कौन सी डिजीज क्रिएट करते हैं? एक तो हो गया टेटनस, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा बोटुलिज्म। बोटुलिज्म आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है जो होती है आपकी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से। और इस क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी एक बहुत पुरानी वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, करीब 2-2.5 साल पुरानी वीडियो है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप सर्च करोगे तो। टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है, वहां आपको क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, राइट। तो ये डिजीज क्रिएट करता है बोटुलिज्म, कौन सा? एक्सोटॉक्सिन, टेटनस, बोटुलिज्म, और इसके साथ साथ डिप्थेरिया, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एंडोटॉक्सिन, ये कौन सी डिजीज क्रिएट करते हैं? तो दे क्रिएट सेप्सिस, यानी कि सेप्टिक, बॉडी के अंदर सेप्सिस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये तो हुआ गाइस बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन के बारे में, ठीक है। पायरोजन मैंने बताया, एंडो और एंडो में डिफरेंस क्या है, ये कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए दीज बोथ आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो देखो एंडोटॉक्सिन का एग्जाम्पल मैं जरा याद दे देता हूं, एंडो में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। एंडोटॉक्सिन में आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे, एक तो इकोलाई, ठीक है, एक आपका आ जाएगा साल्मोनेला, जो बेसिकली आइसक्रीम में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, या फिर कई बार आपके पोल्ट्री में पाया जाता है, जो उसके मेन सोर्स ऑफ फूड है, जो मेन सोर्स ऑफ इसके कंटामिनेशन है, साल्मोनेला। उसके बाद आपका एक आ जाएगा शिगेला, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा सूडोमोनास। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोटॉक्सिन, और ये आपका डिस्क्रिप्शन था एंडो और एक्सो के बारे में, ठीक है। अब जरा बात करते हैं बाकी जो बचे 3 ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ एक्शन, यानी ये कहां पे एक्ट करेंगे। तो पहले जरा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, राइट। एंटेरोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन क्या होता है? एंटेरोटॉक्सिन आर दोज टॉक्सिन्स व्हिच स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, ये कहां पे एक्ट करेंगे। जो एंटेरोटॉक्सिन है ये हमारी बॉडी का जो इंटेस्टाइन है, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, या फिर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये वहां पे ट्रांसमिट होता है, ये वहां पे हमारी जो सेल्स है उसको स्टिमुलेट करेगा एंड विल मेक इट एबनॉर्मल, किसमें? एक एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर, इट विल मेक इट एन एबनॉर्मल वे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटेरोटॉक्सिन। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए ना तो गाइस इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, एक तो 2 तरह के टॉक्सिन है, कोलेरा टॉक्सिन, और दूसरा आपके पास हो जाएगा शिगा टॉक्सिन। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे, कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, सो इसलिए कुछ भी चीज मिस मत कीजिएगा। कोलेरा टॉक्सिन का जो अगर बात करें कॉजल ऑर्गेनिज्म, तो इसका हो जाएगा वाइब्रियो
वाइब्रियो कोलेरा, कोलेरी, वाइब्रियो कोलेरी, देख लेना स्पेलिंग चेक करें, वाइब्रियो कोलेरी। और शिगा टॉक्सिन का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो इसका हो जाएगा शिगेला, शिगेला डाइसेंट्रियाई, शायद ऐसा कुछ नाम है, डाई सेंट्रियाई, ठीक है, ये ठीक है, डाइसेंट्रियाई, राइट। तो एंटेरोटॉक्सिन क्या होते हैं? एंटेरोटॉक्सिन्स आर टॉक्सिन्स व्हिच स्टिमुलेट cells of our intestinal tract in an abnormal way। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है न्यूरोटॉक्सिन। सो न्यूरोटॉक्सिन एज द नेम इंडिकेट, न्यूरो यानी कि नर्व। सो दे इंटरफेयर विद द नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ आवर नर्व इम्पल्स, ऑफ आवर नर्व इम्पल्स, ऑफ आवर नर्व इम्पल्स, राइट, विच इंटरफेयर विद आवर नर्व इम्पल्स। अगर बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो अगेन इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक तो टेटनस, सेम टेटनस, एक्ट ऑफ इसका एक्शन है टेटनस, और दूसरा हो जाएगा बोटुलाइनम या बोटुलिज्म, बोटुलिज्म या बोटुलाइनम बैक्टीरिया का नाम बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में इसका आता है साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन्स आर दोज टॉक्सिन्स व्हिच अफेक्ट आवर एंजाइमेटिक अटैक, या फिर व्हिच अफेक्ट होस्ट सेल्स बाय एंजाइमेटिक अटैक। जो अटैक जो होता है बेसिकली, जो एंजाइमेटिक अटैक है, ये वहां पे जाके एक्ट करता है, एंजाइमेटिक अटैक। और एग्जांपल अगर मैं दूं इसका, तो इसका हो जाएगा डिप्थेरिया टॉक्सिन, जिसे डिप्थेरिया डिजीज होती है, डिप्थेरिया टॉक्सिन, ठीक है। तो ये एक मतलब छोटा सा क्लासिफिकेशन था जो मैंने कवर किया है इधर टॉक्सिकेशन के बारे में। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन हमने उसको किस किस बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा, राइट। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, या अगर कुछ भी मानो चीजें समझ नहीं आई है, तो नंबर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस वीडियो मेरा नंबर दिया हुआ, दोबारा दे देता हूं मैं, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे कभी भी अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर इन केस मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया, तो आप अपने मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिए, टाइम रहते हैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। और पीडीएफ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पीडीएफ जो है इस लेक्चर के पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब जरा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, यानी कि फूड बॉर्न डिजीज को, फूड बॉर्न डिजीज के लिए कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं, उनको हमने क्लासिफाई किया है, उनको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो these agents which create foodborne disease are classified on the basis of biological agent which are also known as microbial agent, एक केमिकल एजेंट है, और फिर आ जाएगा फिजिकल एजेंट। ये आपने नाम सुने होंगे, आपने शायद पढ़ा भी होगा, बिकॉज जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात की जाए तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रायोन्स, पैरासाइट्स, एलर्जेंस। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे बायोलॉजिकल है, लेकिन एग्जाम में केमिकल एजेंट्स भी पूछ लेते हैं और फिजिकली पूछ लेते हैं, तो इनको छोड़िएगा मत, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये बायोलॉजिकल एजेंट हो गए। ये आपके हैं केमिकल एजेंट, टॉक्सिन्स, यूटेंसिल्स, पेस्टिसाइड्स, कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव। और लास्ट में आपके पास आएंगे फिजिकल एजेंट्स, जिसमें आते हैं ग्लास, स्टोन्स, ज्वेलरी, हेयर्स एंड डर्ट। एक एक करके डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में, बिकॉज ये काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं सारे डिस्कस करने लगूंगा तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इनका एक ओवरव्यू दिया है, बाकी जो चीजें याद करने के लिए है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, उनका कॉन्टामिनेंट क्या है, वो कितने दिन में डिजीज क्रिएट करते हैं, और उनका मेन सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेंट क्या है। ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ में मैंने डाल दी है, वो आपको वहां से मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ समझने का काम कर लेते हैं। लेकिन अब देखो बैक्टीरिया जो है, या फिर ये क्लासिफिकेशन की फर्दर स्टडी करने से पहले कुछ छोटी इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आउटब्रेक, ये जो फूड बॉर्न डिजीज है ये कैसे ज्यादा फैलती है। जो फूड होता है जिसपे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं, जो फूड है, दैट फूड मस्ट ऑकर एज अ गुड कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा मीडिया जिसके ऊपर बैक्टीरिया इजिली अटैक करते हैं और वो ग्रो करते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर फूड ठीक से हमने कुक नहीं किया है, हमने उसको ठीक से प्रोसेस नहीं किया है, पैक नहीं किया है, या कोई भी ऐसी कंडीशन है जो उस फूड के लिए अनफेवरेबल है, तो दैट बैड कंडीशन ऑफ फूड विल एक्ट एज ए ग्रोथ कल्चर मीडिया फॉर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस पर जो मल्टीप्लाई होकर फूड बॉर्न डिजीज को क्रिएट करते हैं। या तो फूड खुद उस पर एज ए काम करेगा उसके लिए, ग्रोथ मीडिया के लिए, या फिर मैं बात करूं टेम्परेचर या फिर जो एनवायरमेंटल कंडीशन वो क्या होगी, वो इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी।
जिस टेम्परेचर पे, जिस कंडीशन में वो फूड रखा हुआ है, और अगर वो टेम्परेचर फेवरेबल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, तो उस कंडीशन में भी फूड बॉर्न डिजीज ऑकर हो सकती है, उनका आउटब्रेक हो सकता है, वो ज्यादा फैल सकती है। या फिर कोई भी टॉक्सिन्स जो हमने पीछे पढ़े हैं, अगर उनमें से कोई भी किसी तरह का अगर टॉक्सिन ग्रो होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, फूड बॉर्न डिजीज फैल सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई वेडिंग सेरेमनी है या कोई फंक्शन है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ गैदर हुए हैं, और फूड कंजम्पशन करने के बाद एक ह्यूज पॉपुलेशन क्या हो जाती है, फूड बॉर्न डिजीज का शिकार हो जाती है, उनमें फूड पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि किसी भी एक फूड आइटम में कोई ऐसा बैक्टीरिया एंटर हुआ है जो फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आइसक्रीम खाने से किसी की हेल्थ बिगड़ गई, तो आइसक्रीम में क्या पाया जाता है, साल्मोनेला। तो आपको क्लियरली ऐसा समझ आ जाएगा कि साल्मोनेला जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स में और साथ के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स में या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसे फूड आइटम में कौन सा बैक्टीरिया या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो आउटब्रेक की बात हो गई है कि आउटब्रेक या फूड बॉर्न डिजीज कैसे स्प्रेड होता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फूड बॉर्न डिजीज है वो कौन कौन से मोड से ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके देखो 4 मेन अलग अलग रीजंस हैं ट्रांसमिशन के मोड है। एक तो हो गया ह्यूमन टू ह्यूमन, एक तो हो गया ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी जो ट्रांसमिशन है बैक्टीरिया का वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के थ्रू हो पा रहे हैं। दूसरा हमारे पास है एनिमल्स। अब एनिमल्स कैसे होंगे, वो एनिमल्स जो या तो पेट एनिमल्स हैं या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, अगर हम डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में आते हैं तब भी इन डिजीज का या फिर इन पैथोजेंस का ट्रांसमिशन हो सकता है। तीसरा आपको पता है इसके बारे में, कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड फूड, कंजम्पशन, अगर कोई फूड कॉन्टेमिनेटेड है, ठीक है, या फिर वो इन्फेक्टेड फूड है, तो कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड फूड, इसकी वजह से ट्रांसफर हो सकता है। और चौथा हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा आपका, अगर फूड ओपन कंडीशन में है, खुली हवा में रखा हुआ है, तो वहां से भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके अलावा और एक दो पॉइंट ले लो, एक और पॉइंट ले सकते हैं, वाटर। अगर वाटर हमारे पास कॉन्टेमिनेटेड है और हम उस वाटर को यूज कर रहे हैं कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, राइट, प्रिपरेशन के लिए, तो उस कॉन्टेमिनेटेड वाटर से भी क्या हो सकता है, वो एक्ट करेगा एज ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिस फूड बॉर्न डिजीज। ठीक है, इतना हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एक लास्ट इसके अंदर, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सेफ्टी विच लीड्स टू एफबीडी, यानी विच लीड्स टू फूड बॉर्न डिजीज। इसका मतलब है फूड को सिक्योर करने के लिए, फूड की सेफ्टी के लिए हम जो जो फैक्टर्स यूज करते हैं, हम जो जो इंप्लीमेंट यूज करते हैं, अगर वो इंप्लीमेंट खराब होगा या अगर वो कॉन्टेमिनेटेड होगा, तब भी क्या हो सकता है, हमारा फूड बॉर्न डिजीज क्रिएट हो सकता है। यानी कि सपोज मैंने फूड को सिक्योर करने के लिए मैंने किसी इंग्रेडिएंट का यूज किया, राइट, लेकिन अगर वो इंग्रेडिएंट ही कॉन्टेमिनेटेड निकला, तब भी क्या होगा, फूड बॉर्न डिजीज क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कौन कौन सा फैक्टर है, इंग्रेडिएंट्स हम जो यूज करेंगे, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स कैसे होंगे, कॉन्टेमिनेटेड होंगे। तो कॉन्टेमिनेटेड इंग्रेडिएंट्स, एक तो ये बड़ा रीजन है, इसका बड़ा फैक्टर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाएगा लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, अगर हमारी खुद की हाइजीन अच्छी नहीं है तो वो भी एक बड़ा रीजन है, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन। टेम्परेचर कंट्रोल, अगर आप टेम्परेचर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये कहें कि टेम्परेचर कंट्रोल आपका पुअर है या फेवरेबल है ऑर्गेनिजम्स के लिए, तब उस केस में वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि आपने ओवन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, या फिर आपने किसी प्रोटेक्टेड एरिया में आपने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया तब। और चौथा इसके अंदर आपका हो जाएगा पुअर सैनिटेशन। ठीक है, तो ये तो हमने जस्ट एक बेसिक चीजें कवर की है, ताकि क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले आपको ये पता रहे कि यार कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो फूड बॉर्न डिजीज को क्रिएट करते हैं और वो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट। अब आगे जरा बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया को हमने डिफाइन किया था आपके बायोलॉजिकल एजेंट में जो फूड बॉर्न डिजीज क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं बस आपको सिर्फ इसके नाम शो करूंगा, ओनली नेम, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में जब पीडीएफ पढ़ोगे ना, थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी कि आपको किस तरह से स्टडी करनी है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है। और इसके बाद मैंने जस्ट एक बात क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बाद हम सीधा मूव करेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये बैक्टीरिया है। अब जरा एक एक डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं सबके बारे में। देखो, अगर मैं बात करूं कैंपाइलोबैक्टर के बारे में, तो कैंपाइलोबैक्टर जो है, जितनी भी ह्यूमंस में इलनेस होती है रिलेटेड टू दिस बैक्टीरिया, सिर्फ कैंपाइलोबैक्टर के बारे में,
ह्यूमंस में जितने भी इलनेस होती है विद दिस कैंपिलोबैक्टर, तो उसका एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग बोलते हैं कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। ये नाम याद रखना। ये एक सबसे बड़ा आपका बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमंस में इलनेस क्रिएट करता है रिलेटेड टू दिस कैंपिलोबैक्टर। और अगर बात करें इसका सोर्स की, इसका कॉन्टेमिनेटेड सोर्स क्या होगा, तो इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है पोल्ट्री। रिचेस्ट सोर्स ऑफ दिस बैक्टीरिया इज पोल्ट्री। इसके अलावा बाकी भी है, एडिशनल के तौर पे बात करें, रॉ मिल्क है, ठीक है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, आइसक्रीम है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, राइट। तो ठीक है, अच्छा, जो मैंने पीडीएफ बनाई है उसमें इसका मैंने टाइम पीरियड और नोट किया है। तो कैंपेलोबैक्टर का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, कितने दिन में सिम्टम शो करता है ये हो जाएगा 2 से 5 दिन में इसके जो सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, 2 से 5 दिन में। किसी का आवर्स में, घंटों में है, किसी का दिन में है, किसी का वीक्स में है, सबका अलग अलग है। क्लोस्ट्रीडियम की बात करें तो इसके 2 हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम और एक हो जाएगा परफ्रिंजेंस। 2 तरह के बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम से रिलेटेड, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम और परफ्रिंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम जो है ये बेसिकली पाया जाता है जो होम कैंड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इसको हम घर में कैनिंग करते हैं, होम कैंड फूड्स, ठीक है, ये इसका मेन सोर्स है। और होम कैंड फूड्स कौन से होंगे, जिनकी एसिडिटी कम होती है, विच हैव लो एसिडिटी, ये पूरा जो कंसेप्ट है ये मैंने अपने पुराने वीडियो में बता रखा है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखे वीडियो, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम बेसिकली जो है एसिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से एसिडिटी फूड में ये ग्रो होगा और कौन से में ग्रो नहीं होगा। तो जो हम घर में कैनिंग यूज करते हैं, जो हम डिब्बा बंदी करते हैं घर के अंदर, उसके अंदर ये इसका मेन सोर्स है। थोड़ा बता देता हूँ इसमें बोटुलाइनम और परफ्रिंजेंस के बारे में। देखो, अगर बात करूं क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, तो ये बेसिकली पाया जाता है मीट में और ग्रेवीज में, जो हम ग्रेवीज यूज करते हैं मीट और ग्रेवीज में, ये इसका मेन सोर्स ऑफ फूड है जिसमें ये ऑकर होगा। अगर मैं बात करूं बोटुलाइनम, तो बोटुलाइनम एक डिसीज क्रिएट करता है जिसका नाम है बोटुलाइनस, ठीक है। ये क्या है, ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या तो नहीं होती या फिर बहुत कम होती है, और एनारोबिक बैक्टीरिया है। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये एक स्पोर फॉर्मिंग रॉड है। अगर बात करो इस बैक्टीरिया की, तो ये एक स्पोर फॉर्मिंग रॉड है, स्पोर फॉर्मिंग, एंड इट इज मोस्ट पावरफुल नॉन टॉक्सिन अबाउट द माइक्रोग्राम्स, ग्राम्स में इसकी होती है। इसका साइज की बात करें ना, तो इसका साइज होता है 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम। छोटा होने के बाद भी मोस्ट पावरफुल ये बैक्टीरिया है। इलनेस, अगर इससे कोई डिजीज क्रिएट होगी तो डिजीज का नाम क्या होगा, बोटुलिज्म। और ठीक है, मैंने बता दिया कि ये होम कैन फूड्स के अंदर होता है, और या फिर जो इम्प्रॉपरली प्रिजर्व फूड होंगे वो भी, उसके अंदर भी क्या होगा, ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम ऑकर होगा। तो ये दोनों बता दिए मैंने, बोटुलाइनम और परफ्रिंजिस, इनका मेन सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन क्या है। उसके बाद अगर बात करें साल्मोनेला के बारे में, तो देखो साल्मोनेला जो है, इसका भी जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो है पोल्ट्री। साल्मोनेला का मेन सोर्स क्या है, पोल्ट्री है। और इट में कॉज सेप्सिस, यानी कि जो सेप्टिक होती है, इट में कॉज सेप्सिस, ठीक है। ये क्या करता है, सेप्सिस क्रिएट करता है। सिम्टम क्या क्या हो जाएंगे इसके, एब्डोमिनेंस में क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, फीवर इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब इसके सिम्टम है। उसके बाद बात करते हैं लिस्टेरिया के बारे में। तो देखो लिस्टेरिया क्या होता है, लिस्टेरिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो हो जाएगा लिस्टेरियोसिस, एंड लिस्टेरिया मेनली अटैक्स द यंग एंड ओल्डर एडल्ट्स। और उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ये उन सभी को अफेक्ट करता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनको ज्यादा अफेक्ट करता है लिस्टेरिया। सोर्स की अगर हम इसके बात करें, तो इसका सोर्स हो जाएगा जैसे कि मीट, सॉफ्ट चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब इसके क्या हो जाएंगे सोर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद हॉट डॉग, ये सब इसके क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, सोर्स हैं। उसके बाद है शिगेला जो बेसिकली पाया जाता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और उसके साथ साथ शेल फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो शिगेला इसके अंदर पाया जाता है। जितने भी रेडी टू ईट प्रोड्यूस है, रेडी टू ईट प्रोड्यूस, उसके अंदर भी क्या होता है, शिगेला एज ए कॉन्टेमिनेंट के तौर पे काम करता है, स्प्रेड होता है। और
ठीक है। उसके बाद एक आ गया आपका स्टेफिलोकोकस, लास्ट में जो दिया हुआ है स्टेफिलोकोकस। इट कैन बी, स्टेफिलोकोकस एक ऐसा आपका बैक्टीरिया है, आपका एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्प्रेड होता है बाय कांटेक्ट विद हैंड, यानी कि हैंड कांटेक्ट। जैसे मैंने बताया ना, ह्यूमन टू ह्यूमन बात कर रहे थे पीछे, तो हैंड कांटेक्ट हो गया, कफिंग के बारे में हो गया, कफ अगर किसी को है कफ तो उससे हो जाएगा, स्नीजिंग, तो ये इस तरह से स्प्रेड होता है स्टेफिलोकोकस, राइट। इसके अलावा मैंने एक और यहाँ पे मेंशन नहीं किया जिसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रियो, ठीक है, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है। तो वाइब्रियो क्या होता है? वाइब्रियो आपका एक ऐसा फूड बोर्न डिजीज है जो क्या है, जो सीजनल है, जो सीजन के अकॉर्डिंग आता है, सीजनल है। और अगर बात करें इसके पीक सीजन की, तो इसका पीक सीजन आपका हो जाएगा लेट समर, लेट समर या फिर अर्ली ऑटम। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। वाइब्रियो आपका एक ऐसा फूड बोर्न डिजीज ऑर्गेनिज्म है जो सीजनल है, और उसके दो अलग अलग सीजन है, या तो लेट समर होगा या फिर अर्ली ऑटम होगा। ये हेलोफिलिक नेचर में है, हेलोफिलिक वाइब्रियो, हेलोफिलिक मतलब विच रिक्वायर्स सॉल्ट कंडीशन टू ग्रो, हेलोफिलिक वाइब्रियोज आर हेलोफिलिक। सिम्टम की बात करें तो एब्डोमिनल क्रैम्प हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, जो 1 से 4 दिन में अपने सिम्टम को शो करता है वाइब्रियो, राइट। और अगर मैं बात करूं इसके स्पीशीज की, तो आई थिंक जहां तक मुझे याद है, ठीक है, प्रॉपर ठीक से मुझे भी इसका याद नहीं, बहुत टाइम पहले मैंने पढ़ा था वाइब्रियो। इसका जो स्पीशीज है वो अब इसका हो जाएगा वाइब्रियो पैरा हिमोलाइटिक्स, आई थिंक ऐसा इसका कुछ नाम है, पैरा हिमोलाइटिकस, पैरा हिमोलाइटिकस। एक बार चेक कर लेना, अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो जरा चेक करना कि ये जो वाइब्रियो का जो स्पीशीज है, वाइब्रियो पैरा हिमोलाइटिकस हो जाएगा इसके लिए। और इसके जो सिम्टम है वो क्या होंगे, वो 1 से 4 दिन में शो हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने कवर किया बैक्टीरिया के बारे में, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो भी चीज है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पीडीएफ में है, और पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। अब बढ़ते हैं लास्ट, हमारे क्वेश्चन है आप सभी से, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेमिनेंट और कॉजल ऑर्गेनिज्म कैन स्प्रेड बाय एन इन्फेक्टेड फूड हैंडलर। यानी कि इसने ये पूछा है कि कौन सा ऐसा कॉन्टेमिनेंट है जो स्प्रेड होगा थ्रू फूड हैंडलर, लेकिन कंडीशन क्या है, वो फूड हैंडलर कैसा है, वो खुद एक इन्फेक्टेड फूड हैंडलर है, राइट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पीछे वाली स्लाइड में बताया कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फूड हैंडलर के थ्रू स्प्रेड होता है, राइट। लेकिन अगर इन्फेक्टेड है तो कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने है, स्टेफिलोकोकस, लिस्टेरिया, शिगेला, या फिर वाइब्रियो वुल्निफाइकस। और ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर दीजिए, अगर नहीं पता तो कोई इशू नहीं, हम अपने अगले लेक्चर में इसका आंसर जरूर देंगे। या फिर अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, आपके अगर कोई भी डाउट है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके या मैसेज करके अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट्स बहुत जल्द क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।